हेलो एवरीवन, आज हम अल्ज़ाइमर्स के बारे में जानेंगे। अल्ज़ाइमर्स एक बहुत कॉमन डिसीज़ है। भूलने की बीमारी भी इसे बोला जाता है। हमारे नाना नानी, दादा दादी, आपने किसी न किसी को ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि पेशेंट जो है वो भूल जाता है छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे कुछ रख कर भूल गए हैं, ठीक है, या वॉशरूम का रास्ता भूल गए हैं, किचन का रास्ता भूल गए हैं, या जो उनको अभी की बातें याद नहीं रहती हैं, वो सब्ज़ी वाले को, दूध वाले को पैसे देकर भूल जाते हैं, तो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लग जाती है। इसी के बारे में आज हमारा टॉपिक है। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें भूलने की बीमारी हो जाती है, जिसको हम डेमेंशिया बोलते हैं। ये होता क्यों है? बेसिकली जो हमारा ब्रेन है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विया न्यूरो ट्रांसमीटर सिनेप्सिस। एसिटाइलकोलिन एक उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, उसकी डेफिशिएंसी के कारण ये डिसीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और न्यूरॉन्स के सिग्नल को अच्छे से नहीं होने देते या उनके फंक्शन को प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं। तो कुछ ऐसे जो प्रोटीन्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्रोटीन्स हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है इस डिजीज़ के होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में जो इसमें ट्राइसोमी ऑफ 21 होता है, वो भी हम जानेंगे कि इनमें प्री सेनाइल डिमेंशिया देखने को मिलता है। यूजुअली 70+ 80+ एज में अल्जाइमर्स होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के बच्चों में 35+ की एज में डिमेंशिया देखने को मिलता है, मतलब उनकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं इस डिसीज़ के? इसमें जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं 1, 14, 19, 21, इनमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में प्री सेनाइल डिमेंशिया देखने को मिलता है क्योंकि ट्राइसोमी 21 है, ठीक है, और एपीपी जो कि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है अल्जाइमर्स के लिए, उस वो जो है 21 क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उनमें डिमेंशिया देखने को मिलता है। अल्जाइमर जो है एसोसिएटेड और सारे प्रोटीन्स के साथ भी है, जैसे ApoE1 जो कि प्रोटेक्टिव है अल्जाइमर के लिए, ApoE4 जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है और रिस्क बढ़ा देता है अल्जाइमर्स का, एपीपी प्रोटीन, प्रीसैनिलिन 1 एंड प्रीसैनिलिन 2, ठीक है। तो ये सारे प्रोटीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ में। बात करें क्लिनिकल फीचर की तो पेशेंट में एपिसोडिक मेमोरी लॉस हो जाता है इनिशियली, लेट स्टेजेस में उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाता है। वो भूल जाते हैं उन्होंने लंच में क्या खाया, वो किससे मिले, ऐसे क्वेश्चंस को वो बार बार रिपीट करते हैं जिनके आंसर्स हम उन्हें दे चुके होते हैं। उनका जो सोशल इंट्रैक्शन होता है वो पहले तो प्रिजर्व रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना नाम तक भूलने लग जाते हैं। इसकी पैथोलॉजी स्टार्ट होती है मीडियल टेम्पोरल लोब में, फिर ये प्रोग्रेस करती है और लास्ट में ये लेटरल फ्रंटल लोब को इन्वॉल्व कर लेती है। ये है साइंटिफिक चीज़ें। दूसरा, इनमें भूलने की बीमारी अगर टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है, रीसेंट मेमोरी भूल जाते हैं, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होने लग जाती है, नाम भूल जाते हैं, किसी को बुलाते हैं तो लास्ट में इनमें क्या होने लग जाता है कि कहीं घूमने जाते हैं तो घर का रास्ता भूल जाते हैं। विजियो स्पेशल डिमेंशिया बोलते हैं जिसको। लास्ट में इनमें एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन होने लग जाता है कि इनको छोटे छोटे वॉशरूम जाना, किचन से कुछ सामान लाना, इन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है एक ओल्ड एज पेशेंट के लिए। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने वर्ड्स को, उनकी फ्लुएंसी ख़राब हो जाती है वर्ड्स की बात करते करते। हम बात करेंगे स्टेजेस, कैसे ये डिसीज़ प्रोग्रेस करती है। स्टेज 1 में, स्टेज 0 होती है, कोई नॉर्मल जो होते हैं अल्जाइमर डिसीज़ के बायोमार्कर होते हैं। स्टेज 2 में, या जिसको हम बोलते हैं स्टेज 1, स्टेज 0, स्टेज 1 में एसिम्प्टोमेटिक अमाइलोइडोसिस होता है जिसमें ए बीटा एक प्रोटीन है जो कि CSF में लो पाया जाता है। स्टेज 2 में अमाइलोइडोसिस तो होती है जिसमें ए बीटा 42 लेवल लो होते हैं ए बीटा और CSF में, प्लस उसमें जो ब्रेन है वो अट्रोफी दिखने लग जाती है, न्यूरोनल डिजेनरेशन जिसको हम बोल रहे हैं, कॉर्टिकल अट्रोफी देखने को मिलती है। स्टेज 3 की बात करें तो उनमें अमाइलोइडोसिस होती है, साथ में न्यूरोनल डिजेनरेशन और कॉग्निटिव चेंजेस आने लग जाते हैं, मतलब ए बीटा 42 के लेवल्स लो हो जाते हैं। MRI में अट्रोफी भी देखने को मिलती है। ए टाउ प्रोटीन्स, मतलब एक
टाउ प्रोटीन होता है उसके लेवल CSF में बढ़ जाते हैं और कॉग्निटिव चेंज मतलब हाइपोमेटाबॉलिज्म दिखता है पेट स्कैन में। स्क्रीनिंग टूल क्या, हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी पेशेंट को एल्जाइमर्स है, तो उसके लिए एक मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होता है जिसकी फाइंडिंग अगर लेस देन 24 है बाय 30 तो उसको हम डेमेंशिया बोलते हैं। इसमें थोड़ी सी एरर हो गई है 307, इट्स 30। देन हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स की बात करें कि हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें प्लेक्स मिलते हैं, सेनाइल प्लेक्स उनके जो न्यूरॉन्स हैं उसके आसपास। ये ऑब्वियसली एक ऑटोप्सी फाइंडिंग है, बाद में जब पेशेंट डेथ हो जाती है उसमें हम बाद में खोल के देखेंगे तो न्यूरॉन्स के आसपास अमाइलॉइड की डिपॉजिट्स मिलेंगे। तो कुछ डिपॉजिट्स न्यूरॉन्स के आसपास होते हैं और कुछ न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं। तो न्यूरॉन्स के आसपास होने वाले डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बीटा अमाइलॉइड के होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेनाइल प्लेक्स, और जो न्यूरॉन के अंदर होने वाले डिपॉजिट्स हैं वो हैं टाउ प्रोटीन्स जिनको हम बोलते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। ये इनसाइड द न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, इनमें हिरानोबॉडीज़ देखने को मिलती है जो कि इंट्रासेल्यूलर इसिनोफिलिक प्रोटीनेशियस रोड्स हैं इन द हिप्पोकैम्पस। बाकी हमें नैरोइंग गायराए जो हैं वो नैरोड दिखेंगे, सल्काए वाइडन दिखेंगे। बस इसमें हमें वाइड स्प्रेड कॉर्टिकल अट्रॉफी देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं ड्रग्स, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामिन, मेमेंटिन। टेक्रीन को अवॉइड किया जाता है क्योंकि एक पैटोटॉक्सिक ड्रग है। तो बेसिकली हमने देखा कि ओल्ड एज में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है भूलने की बीमारी। तो ऐसे में हमें पेशेंट को मेंटल सपोर्ट देना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स को उनकी ज़रूरतों को समझना चाहिए कि वो जानबूझकर नहीं भूल रहे हैं चीज़ें, ठीक है, और उनके सपोर्ट में खड़े होना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सिंपैथी। तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में क्या चाहिए, सिंपैथी और प्यार।